हेलो, आज हम लोग थोड़ा न्यूजीलैंड के बारे में चर्चा करें। ओशानिया में हमने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया, इनसे मिलकर ओशानिया बनता है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ी जानकारी हमने कर ली, अब न्यूजीलैंड के बारे में जानते हैं। अगर ग्लोब पे इसका एक्सटेंशन देखेंगे आप तो 166 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर के 178 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और लैटिट्यूड की बात करेंगे तो 34 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से 47 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में इसका एक्सपेंशन है। और न्यूजीलैंड, जब हम ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे थे तो ये बात आई थी कि तस्मान सी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों को अलग करता है, तो तस्मान सी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के मेन लैंड से न्यूजीलैंड के बीच की दूरी करीब 2500 किलोमीटर है, यानी ऑस्ट्रेलिया मेन लैंड से लेकर के न्यूजीलैंड की जो बीच की दूरी है वो ये साउथ पैसिफिक में है, ये 2500 किलोमीटर है। और न्यूजीलैंड के दो मुख्य द्वीप, नॉर्थ आइसलैंड, साउथ आइसलैंड, इसके अलावा 700 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के न्यूजीलैंड बना है। ये मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा नक्शा हल्का फुल्का बनाने की कोशिश करें, पता नहीं कैसा बना है, आप बताइए। कोशिश तो की है मैंने। ये हमारा मोटी मोटी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। हाँ, नॉर्थ, ये दो भाग है, नॉर्थ आइसलैंड, ये साउथ आइसलैंड, इसके अलावा 700 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के न्यूजीलैंड बना है। न्यूजीलैंड की एरिया कितनी है तो ये 2.68 लाख है, 2.68 लाख वर्ग किलोमीटर है ये। और आबादी यहां की गई करीब 51.63 लाख है। तो अगर आप 51.63 लाख आबादी और 2.68 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को ध्यान में रखेंगे तो ये 19% पर किलोमीटर स्क्वायर डेंसिटी आती है न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड का जो औसत घनत्व है, एवरेज डेंसिटी है, वो 19% पर किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक, ये इसके लोकेशन की बात हो गई। साउथ पैसिफिक में है, ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड से 2500 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। दो बड़े आइसलैंड हैं, जिसको नॉर्दर्न आइसलैंड कहते हैं, इसको सदर्न आइसलैंड कहते हैं। इसके अलावा 700 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के न्यूजीलैंड बना है। एरिया हो गई इसकी, डेंसिटी हो गई इसकी। अब देखें हम, अगर इस मैप पे निगाह डालें तो ये वाला पोर्शन आपका नॉर्दर्न आइसलैंड है, ये सदर्न आइसलैंड है। इन दोनों के बीच में स्ट्रेट है, जिसे कुक स्ट्रेट, आप सब जानते हैं इसको, ये कुक स्ट्रेट है बीच से। और ये ऊपर वाला जो केप है एकदम टॉप मोस्ट पे, ये जो केप निकला हुआ, इसे केप रिंगा कहते हैं। और ये जो केप है ये नॉर्थ केप है। और नॉर्दर्न आइसलैंड की ये जो नेक है, जो ये आप इसे कहेंगे कि ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये जो नेक निकली हुई है, इसमें ये आपका ऑकलैंड है। न्यूजीलैंड का सबसे पॉपुलर सिटी ये ऑकलैंड है। कैपिटल आप जानते हैं वेलिंगटन है। वेलिंगटन ये है आपकी, वेलिंगटन ये आपका जो नॉर्दर्न आइसलैंड है, नॉर्दर्न आइसलैंड के बिल्कुल निचले भाग में ये केप स्टेट, ये जो आपका कुक स्टेट है, सॉरी कुक स्टेट, ये कुक स्टेट के ऊपर, बिल्कुल से ऊपर ये वेलिंगटन है, कैपिटल है न्यूजीलैंड की, आप सब जानते हैं इसको। तो ये कैपिटल वेलिंगटन अगर होता है तो कहां है ये, नॉर्थ में, साउथ में, तो ये नॉर्थ आइसलैंड में है, बिल्कुल से उसके दक्षिणी भाग में, बिल्कुल कुक स्टेट के ऊपर। ये देखिए हमारा कुक स्टेट है, ये वेलिंगटन है कैपिटल। और सबसे पॉपुलर सिटी उनकी जो है वो यहां पे ये ऑकलैंड है। यहां से थोड़ा नीचे आएंगे, यानी नॉर्थ आइसलैंड के वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये हैमिल्टन है। ऑस्ट्रेलिया के जो मुख्य शहर हैं, ऑकलैंड है,
ये आपका हैमिल्टन है, ये वेलिंगटन है, और ये कैंटरबरी आपका मैदान जो है, ठीक है, ये कैंटरबरी मैदान में ये क्राइस्ट चर्च है, क्रिकेट का मैदान है, वहां न्यूजीलैंड में मैच होता होगा ना, देखते होंगे आप, क्राइस्ट चर्च का मैदान वो यहाँ है। ये जो बैंक, ये देखेंगे, ये जो साउथ आइसलैंड में जो निकला हुआ बैंक्स पेनिनसुला है, इसके भीतरी भाग में ये जो मैदान है, इसे हम क्या कहते हैं, कैंटरबरी प्लेन कहते हैं। कैंटरबरी प्लेन का जो है में ही ये क्राइस्ट चर्च स्थित है। ये दक्षिणी द्वीप का सबसे बड़ा शहर है। अगर कभी ये प्रश्नगत होता है कि साउथ आइसलैंड का सबसे बड़ा शहर क्या है, तो ये क्राइस्ट चर्च है, ठीक। और एक और महत्वपूर्ण शहर है ये डुनेडिन। तो डुनेडिन, क्राइस्ट चर्च, ये सदर्न आइसलैंड में है, और सबसे ऊपर हमारा ये ऑकलैंड है, ये हैमिल्टन है, और ये बिल्कुल से नॉर्दर्न आइसलैंड के बिल्कुल साउथ में कुक स्टेट से ऊपर लगा हुआ ये कैपिटल वेलिंगटन है। ये हो गई मुख्य शहरों की बात। और ये आपका बे ऑफ प्लेंटी है, ठीक। और माउंटेन की बात अगर आप कहें तो नॉर्दर्न आइसलैंड में ये माउंटेन, नॉर्थ ईस्ट में ये रौकामारा रेंज है, ये रौकामारा पर्वत श्रृंखला है, और उसके ये नॉर्दर्न आइसलैंड के मध्य पूर्व में यहाँ पे ये जो है रुआहाइन रेंज है ये, और इसके नीचे यहाँ पे ये तरारुआ रेंज है, यानी तरारुआ रेंज और रोहाइन रेंज, और ये वाला आपका रौकामारा रेंज, ये तीनों जो रेंज हैं ये नॉर्थ आइसलैंड में है। ये बीच में आपने जाने लिया कुक स्ट्रेट है। यहां पे आपका जो केप है, इसे केप फेयरवेल कहते हैं। ये जो सदर्न आइसलैंड का सबसे ऊपरी भाग जो वेस्टर्न साइड में केप है, इसे केप फेयरवेल कहते हैं। उसके नीचे ये तस्मान बे है, ठीक। और सदर्न हमारा जो साउथ आइसलैंड है, उसके नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में यहाँ पे जो है तस्मान माउंटेन है, तस्मान पर्वत ये है बिल्कुल से सदर्न आइसलैंड के ऊपरी पश्चिमी भाग में ये तस्मान पर्वत है। और उसके उत्तरी पूर्वी भाग में जो है रिचमोंड रेंज है। और ये बड़ी सी हमारी जो है मध्य से लेकर के पश्चिमी मध्य में दक्षिणी द्वीप के साउथ आइसलैंड के पश्चिमी भाग में ये हमारा सदर्न अल्प्स है, ये पहाड़ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, किसका नाम औवा राकी था, बाद में कैप्टन कुक के नाम पे ये जो है कुक माउंटेन भी हो गई, AURAKI, ये हाईएस्ट पीक है। इसकी हाइट है 3754 मीटर, ये लिखा है ना 3754 मीटर, यानी 3.75 किलोमीटर। ये माउंट कुक है, सबसे ऊंची चोटी है ये सदर्न अल्प्स की। जो अल्प्स की पहाड़ियां, इसको दक्षिणी अल्प्स कहते हैं। कभी आता है दक्षिणी द्वीप में। दक्षिणी अल्प्स कहां है? दक्षिणी द्वीप के पश्चिमी भाग में है, मध्य पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। इसके अलावा भी कई ऐसी पर्वत श्रेणियां हैं जो कि 3 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई की हैं। सबसे नीचे आप देखेंगे ये स्टुअर्ट आइसलैंड है, ये जो है मेनलैंड से अलग है। और इसके बीच से एक जो है ये फोवेग स्ट्रेट है। ये मोटी मोटी बातें हो गई, आपने देख लिया मुख्य शहर इसके। यहां सबसे ऊपर जो केप है ये केप रिंगा है, ये नॉर्थ केप है। यहां आप आएंगे गर्दन जो निकली हुई है ये आपकी नॉर्थ आइसलैंड की। यहाँ पे ऑकलैंड है, मोस्ट पॉपुलर सिटी है। थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ अंदर आने के बाद यहाँ हैमिल्टन है। और ये आपका बिल्कुल से दक्षिणी भाग में उत्तरी द्वीप के यहाँ पे हमारी कैपिटल वेलिंगटन है, कुक स्टेट के बिल्कुल ऊपर लगी हुई। और क्राइस्ट चर्च एक जो बड़ा महत्वपूर्ण शहर है दक्षिणी द्वीप का, वो ये है कैंटरबरी के मैदान में है। ये जो निकला हुआ भाग है इसे बैंक्स पेनिनसुला कहते हैं। इधर आप जानते हैं प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है। यहाँ पे स्ट्रेट हो गया सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला।
अउरा की, जो कि कुक के नाम पे माउंट कुक हो गई, जिसकी हाइट 3.754 किलोमीटर है। ठीक, इधर तस्मान सी है? तो ये बातें थोड़ी सी न्यूजीलैंड के मैप से हो गई। और अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो आप देखेंगे कि एक नया कॉन्सेप्ट 1995 में ब्रूस लैंडिक साहब ने, ब्रूस लैंडिक एक कॉन्सेप्ट दिया। उसे क्या है कि जीलैंडिया, उन्होंने एक जीलैंडिया का कॉन्सेप्ट दिया। उसके हिसाब से करीब आप जाने कि 79 से लेकर के कहिए कि 79 से लेकर के 83 मिलियन साल पहले जो है गोंडवाना लैंड के टूटने के बाद उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा था उसका नाम उन्होंने दिया जीलैंडिया। जीलैंडिया टूट करके में डूब गया था और करीब 23 मिलियन साल पहले तक ये लैंड मास जो है कंप्लीटली सबमर्ज था, पूरी तरीके से डूबा हुआ था। और ये कहाँ डूबा था? ये पैसिफिक ओशियन के नीचे दबा पड़ा था। और ये माना जाता है कि वो जो जीलैंडिया था, जो गोंडवाना लैंड का पार्ट था जो टूट के डूब गया था, उसका ही अभी भी जीलैंडिया का ये माना जाता है कि 94% जो है अभी सबमर्ज्ड है। और उसी जीलैंडिया का जो हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा न्यूजीलैंड को माना जाता है। और ये भी अध्ययन किया गया कि 2001 में एक स्टडी हुई, सैटेलाइट बेस्ड थी। उससे ये पता चला कि अभी तक जो लॉजिकल साइंटिस्ट हमारे जो थे, जो धारणा थी इसके एज के बारे में लेकर के, ये उससे करीब 2 साल पुरानी है। यानी ये माना गया कि वो जो जीलैंडिया है, द कॉन्सेप्ट विच वाज प्रोपाउंडेड बाय ब्रूस लैंडिक, तो ये जो जीलैंडिया है, ये जीलैंडिया 1 बिलियन ईयर्स पुराना है। मिलियन नहीं, 1 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। उत्तरी द्वीप में ये लेस माउंटेनियस है, कम पहाड़ी है, दक्षिणी द्वीप के अपेक्षा लेस माउंटेनियस है, बट ये वॉल्केनिक है। इट इज मार्क्ड बाई वॉल्केनिज्म। इधर आपको वॉल्केनो के साइन मिलेंगे। और देखिए नेपियर यहाँ है, यहाँ ये हेस्टिंग्स, ये नेपियर है, ये हेस्टिंग्स है। ये उत्तरी द्वीप के पूर्वी भाग में ये नेपियर है, ऑस्ट्रेलिया का मशहूर शहर है नेपियर। और उसके नीचे ये अंदर भाग में ये हेस्टिंग्स है। और ये रोहाइन रेंज है और ये तरारुआ रेंज है। रोहाइन रेंज, तरारुआ रेंज और रौकामारो रेंज, ये सब न्यूजीलैंड से संबंधित हैं, उत्तरी द्वीप में स्थित हैं। और ये सदर्न अल्प्स आप जान ही रहे हैं, बड़ी पर्वत श्रृंखला। इसी बात और जान लें कि डीप फ्योर्ड जानते हैं ना, जब ग्लेशिएशन हम पढ़ेंगे तो जानेंगे, उसके साइन यहाँ से हमें मिले हैं, डीप फ्योर्ड्स में मिले हैं। ठीक, रिकॉर्ड द एक्सटेंसिव, जो कि आइस एज ग्लेशिएशन, भाई ये पानी में डूबा हुआ था। साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ सदर्न अल्प्स के जो है यहाँ पे एक्सटेंसिव आइस एज के प्रमाण मिलते हैं, गहरे फ्योर्ड्स मिलते हैं। बात और जान लें कि जो ग्लेशियल इरोजन के कारण ही जो है फाइन सिल्ट पार्टिकल्स और ग्लेशियल फ्लोर, फाइन सिल्ट पार्टिकल्स और ग्लेशियल फ्लोर्स के कारण ही जो है जो नदियां हैं उनका पानी जो है ब्लू रहता है, डार्क ब्लू रहता है, बिल्कुल। हाँ, ये तो बात हुई नहीं। 1642 में एक डच थे, उनका नाम था एबेल तस्मान साहब। एबेल तस्मान साहब सबसे पहले यूरोपीय थे जिन्होंने न्यूजीलैंड की खोज की थी। बहुत ही सब आप सब जानते हैं, डच थे वो, एबेल तस्मान साहब डच थे। और 1642 में उन्होंने पहली बार न्यूजीलैंड आए थे, तो कहा था इन्होंने न्यूजीलैंड की खोज की थी। ठीक, अच्छा, न्यूजीलैंड की जगह कीवी कहा जाता है। कीवी एक जो है एक पक्षी है, न उड़ने वाला। न्यूजीलैंड की बात हो, अगर कीवी की बात न हो तो ये लगता है कि कीवी
फ्लाइटलेस बर्ड है, उड़ता नहीं, पक्षी है लेकिन उड़ता नहीं। ध्यान रखिएगा, इस कीवी की खास बात यही है कि बर्ड है, बर्ड, लेकिन ये फ्लाइटलेस बर्ड है कीवी। ठीक। अब 1900 में क्या हुआ कि 1900 के आसपास जितने कार्टूनिस्ट थे, कार्टूनिस्टों ने जो है न्यूजीलैंड की जगह कीवी बनाना शुरू कर दिया। कीवी पक्षी जो हमारे यहाँ चिकन होता है, छोटा सा चिकन समझिए, बिल्कुल वैसे ही होता है कीवी, उड़ता नहीं। तो 1900 में कार्टूनिस्टों ने जो है न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट करने के लिए कीवी बनाना शुरू कर दिया। तब से सारे न्यूजीलैंडर्स को कीवी कहा जाने लगा। आप जानते होंगे कंगारू कीवी, मैच होता है तो में कीवी, तो न्यूजीलैंडर्स को कीवी कहा जाने लगा। ये न्यूजीलैंड सेंटर ऑफ जो हमारा वाटर हेमिस्फेयर है उसके सेंटर पे है। न्यूजीलैंड वाटर हेमिस्फेयर के सेंटर पे है। ये भी एक छोटी सी बात। नदी यहाँ अंगुई है, रांगी टिकी है, क्लूथा है, टेरी है, ये मुख्य नदियां हैं यहाँ की। नुई, तीसरी रांगी टिकी, और सदर्न आइसलैंड में यहाँ क्लूथा है, क्लूथा और टेरी, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है। और सबसे बड़ी झील यहाँ की क्या है? टाउपो, TAUPO, टाउपो जो है सबसे बड़ी लेक है, लार्जेस्ट लेक है न्यूजीलैंड की, टाउपो, TAUPO, टाउपो, याद कर लीजिए। ये बात हो गई छोटी सी। और एक बात, दो चीजें और न्यूजीलैंड के बारे में बड़ी रोचक है कि आज जो आप जो एक प्रिंसिपल जो आप सकते हैं कि मिनिमम वेज, ये जो है फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड में इंट्रोड्यूस हुआ था। न्यूनतम मजदूरी का जो प्रिंसिपल सिद्धांत था, इसे सबसे पहले कीवीज ने, न्यूजीलैंडर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि न्यूजीलैंड पहली ऐसी कंट्री है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। बिल्कुल याद रखिएगा इसको, बहुत जरूरी चीज है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार, सारी महिलाओं को। फर्स्ट टू गिव वुमेन राइट टू वोट वाज कौन था? न्यूजीलैंड था। और इसके लिए आपको सलाम करना चाहिए कॉटेज शेफर्ड को, कॉटेज शेफर्ड, ये महिला थी, इन्होंने मूवमेंट जिसे चलाया था, कॉटेज शेफर्ड, बहुत धन्यवाद इनको। तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा न्यूजीलैंड के क्लाइमेट के बारे में और वेजिटेशन और इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन वगैरह के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। अब न्यूजीलैंड के क्लाइमेट के बारे में थोड़ा सा देख लें तो क्लाइमेट पे 3 महत्वपूर्ण कारक हैं जो असर डालते हैं। पहला देख रहे हैं इसकी द्वीपीय स्थिति है, समुद्र से चारों तरफ घिरा हुआ है तो समुद्र का असर है। दूसरी तरफ भीतर देखिए, ये माउंटेन, पर्वतीय भाग है, उसका असर है। और तीसरी महत्वपूर्ण भाग है कि उच्च अक्षांश में स्थित है, लैटिट्यूड इसका, ये टेम्परेट जोन में है। तो टेम्परेट जोन, द्वीपीय देश और इसकी रिलीफ, ये भीतर के माउंटेन, ये सारी चीजें मिलकर के न्यूजीलैंड की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तापमान जो है बहुत अधिक नहीं होने पाता, सागरीय समीपता के कारण, चारों तरफ से द्वीपीय देश होने के कारण टेम्परेचर बहुत अधिक नहीं होने पाता। समर्स में 15 डिग्री सेल्सियस, विंटर में 4-5 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं आता। तो जो हमारा एवरेज एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस है वो 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। और हाई लैटिट्यूड में 40 डिग्री 47 साउथ लैटिट्यूड, ये देखिए 34 से 47 हाई लैटिट्यूड में होने के कारण भी यहाँ का जो टेम्परेचर है वो प्राय फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर ही रहता है थोड़ा सा। वजह इसकी ये समुद्र का प्रभाव है, समुद्र के प्रभाव के कारण। और यहाँ की गर्मी बड़ी सुहानी होती है। गर्मी मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अपने यहाँ जब खूब कड़ाके की ठंडी पड़ती है, ये सुहावनी होती है। और वेस्टर्लीज विंड के कारण यहाँ सालों भर वर्षा होती है। वेस्टर्लीज जो पछुआ हवाएं चलती हैं उसके कारण से यहाँ सालों भर, वर्ष भर वर्षा होती है। लेकिन ज्यादा वर्षा जो है जाड़े में, जब टेम्परेट साइक्लोन आता है, टेम्परेट साइक्लोन जब आता है तो उस समय जो है, ये टेम्परेट साइक्लोन पश्चिम से आते हैं, उस समय भारी वर्षा होती है। और वर्षा मुझे लगता है 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल है। ये हो गई क्लाइमेट की स्थिति, समझ में आ गई बात। वेजिटेशन की बात अगर आप करेंगे तो वही क्लाइमेट ही गवर्न करेगा उसको। जैसे अगर हम उत्तरी द्वीप की बात करेंगे, नॉर्थ आइसलैंड की बात करेंगे, तो यहाँ पे
पर्वतीय कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नीचे भाग में आएंगे तो आपको टेम्परेट फॉरेस्ट, चौड़ी पत्ती वाले, ब्रॉडलीफ वाले मिलेंगे। और अगर साउथ आइसलैंड की बात करेंगे, दक्षिणी द्वीप की बात करेंगे, तो ज़्यादातर कॉनिफेरस, कोड़दार या शंकुधारी वन कहते हैं इसको, कोणधारी वन मिलेंगे। इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ भी सर्विस सेक्टर नंबर 1 पे है, दूसरे पे इंडस्ट्री है, तीसरे पे आकर के एग्रीकल्चर है। एक मेजर सोर्स इनका टूरिज्म से भी है, टूरिज्म अच्छा खासा डेवलप है और कंसिडरेबल सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिज्म है, न्यूजीलैंड की जलवायु ऐसी है। जहाँ तक बात है मुख्य रूप से एक्टिविटी की, तो मुख्य एक्टिविटी जो है पशुपालन और डेयरी इंडस्ट्री ही है यहाँ की, जो ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा डेवलप्ड है यहाँ पे। और वजह उसकी यही है कि जो टेम्परेट ह्यूमिड टाइप क्लाइमेट मिलती है, वो जो हमारी प्रेरी प्रकार की घासें छोटी छोटी जिसको खा करके जानवर बढ़िया दूध देते हैं, वो यहाँ पे पैदा होती हैं और उनको छोटे छोटे फार्म बना करके वैज्ञानिक ढंग से उनकी कृषि की जाती है। और 50% समझिए कि चारागाह, 50% भाग पे जो कृषि होती है वो मुख्यतः चारे ही उगाए जाते हैं। चारे पशुओं के खाने के लिए 50% से अधिक भाग पे चारे ही उगाए जाते हैं। और ये बता ही दिया कि एक याद रखिएगा हमेशा, कैंटरबरी का मैदान ये है आपका, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है जो साउथ आइसलैंड के न्यूजीलैंड में है। यहाँ पे गेहूँ, जौ, फल, सब्जी और चारा, ये सारी चीज़ों का भी उत्पादन होता है। लेकिन डेयरी और पशुपालन इंडस्ट्री का बड़ा अच्छा विकास हुआ है। इसमें सब सीप और काऊ इम्पॉर्टेंट हैं। सीप, भेड़ और काऊ। भेड़ों से जो है ऊन निकाला जाता है, मांस निकाला जाता है, खास करके पहाड़ी भागों में, छोटी जो पहाड़ियाँ हैं इन पहाड़ी भागों में सीप हो, भेड़ों से पशुपालन, भेड़ों का पालन किया जाता है। और गाय मुख्यतः दूध और दूध के जो उत्पाद होते हैं, गायों को पाला जाता है छोटे छोटे फार्म बना के वैज्ञानिक ढंग से। और बताई दिया चारागाह करीब 50% भाग पे है, फोकस होता है चारा पे। और डेयरी कारखाने, जो डेयरी फैक्ट्रीज हैं लगी हुई हैं, उनमें जो है इनके दूध से गायों में, जैसे आपकी होल्स्टाइन गाय है जो दूध ज़्यादा देती है, जर्सी गाय है, इन गायों को दूध के लिए पाला जाता है। और वहाँ जो डेयरी के कारखाने हैं उससे मक्खन, पनीर, दूध का पाउडर और आपका क्या कहते हैं उसे कि आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और इनकी मार्केट कहाँ है? इनकी मार्केट ये से यहाँ आएंगे तो यूएसए है और यूरोप है, डिस्टेंस पे है, दोनों डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे जो प्रशीतक युक्त जो है समुद्री जहाज या हवाई जहाज से भर करके, और मक्खन और पनीर तो टिकाऊ आइटम है, बटर बना लिया, पनीर बना लिया, इसको लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सकता है। तो जलपोतों और हवाई जहाज़ों से न्यूजीलैंड भेजता है। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि न्यूजीलैंड दुनिया का 30% मक्खन, जिसको आप कहते हैं बटर कहते हैं, वो अकेले न्यूजीलैंड निर्यात करता है। और पनीर के मामले में भी करीब 20% है, मुझे लगता है दुनिया भर का। नीदरलैंड और ये दोनों जो है नंबर 1 एक शायद नीदरलैंड है, नंबर 2 न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड एक डेवलप्ड कंट्री है, आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। इनकी पर कैपिटा इनकम इंडिया, चाइना, इस तरह के डेवलपिंग कंट्रीज से काफ़ी अधिक है। और जहाँ तक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात है तो न्यूजीलैंड भी 3rd स्टेज में पहुँच चुका है। बर्थ रेट वही 15, डेथ रेट 7, 8, यानी कहने का मतलब कि 15 और 8 का क्या मतलब हो गया, 7, यानी एनुअल डेथ रेट जो है 0.7% है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा, जिनके कि मुझे लगता है 0.4 के आसपास होगी, फिर थोड़ा सा अधिक है। ये हो गया डेवलप्ड कंट्रीज है। अगर हम इसको क्या कहते हैं, इनका SDI की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, तो ये 13वें नंबर पे हैं। SDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये 13वें नंबर पे हैं, और जो अति उच्च है। तो ये है, अगर जनसंख्या ज़्यादातर यूरोप से लोग आए, यूरोप में अभी ब्रिटेन से लोग आए, तो ब्रिटेन के लोग ज़्यादा हैं। एक और ख़ास बात इनकी है कि यहाँ के, हाँ ये आप जान ली, यहाँ के मूल निवासियों को, माओरी को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना, यहाँ के मूल निवासियों को माओरी कहते हैं। माओरी, मूल निवासी को क्या कहते हैं? माओरी।
और ये भी जान लीजिए कि 6 फरवरी 1840 को इन माओरियों और वो क्या कहते हैं कि ब्रिटेन के बीच में संधि हुई और ब्रिटेन का प्रभुत्व जो न्यूजीलैंड पे स्थापित हो गया और आज माओरी वहाँ माइनॉरिटीज हो गए, अल्पसंख्यक हो गए हैं। मरीन रिसोर्सेज कहिए, समुद्री संसाधन, ये देख रहे हैं समुद्र के अंदर भीतर इनका जो कोस्ट है और जो इनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है। EEZ इसको आप कहते हैं, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है। और ये इनके पास ये रिसोर्स है, ये 15,000 किलोमीटर कोस्ट लाइन है इनकी, तटीय रेखा है इनकी, ये जान लीजिए। आंकड़े के हिसाब से 49% लोग ऐसे हैं जो कि कोई रिलीजन नहीं मानते, 37% क्रिश्चियन मानने वाले हैं और 2.7% हिंदू हैं। संक्षेप में यही न्यूजीलैंड की बातें हैं। अब आप जहां से पाइए पढ़ते रहिए और अपनी जानकारी बढ़ाइए। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद।